नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बर्कशायर हैथवे की। और इसके लिए हमारे पास है वॉरेन बफेट के वो मशहूर वार्षिक पत्र जो वो अपने शेयरधारकों को लिखते थे। हम 2011 से 2015 तक के पत्रों को देखेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि कंपनी क्या करती है, बल्कि ये समझना है कि इसके पीछे की सोच क्या है। वो कौन से सिद्धांत हैं जिन्होंने, आप सोचिए, एक डूबती हुई टेक्सटाइल मिल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दिया। ये हुआ कैसे? और इसकी शुरुआत ही एक ऐसी जगह से होती है जो बाकी पूरी कॉर्पोरेट दुनिया से बिल्कुल अलग है। बर्कशायर अपनी सफलता को शेयर की कीमत से नहीं मापता। अच्छा। उनका पैमाना है आंतरिक व्यापार मूल्य, यानी इंट्रिंसिक बिजनेस वैल्यू। बफे खुद कहते हैं कि बुक वैल्यू, मतलब जो किताबों में कीमत दर्ज है, वो एक ठीक ठाक अंदाजा तो देती है, लेकिन कंपनी की असली कीमत उससे कहीं ज्यादा है। और ये फासला वक्त के साथ बढ़ता ही जाता है। मतलब वो एक ऐसी रेस दौड़ रहे हैं जिसका स्कोर बोर्ड सिर्फ उन्हें ही दिखता है। बिल्कुल। ये तो शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है। चलिए उनके निवेश करने के तरीके से ही शुरू करते हैं। सुना है कि पहले उनका स्टाइल बहुत अलग था, कुछ सिगार बट जैसा। हाँ बिल्कुल। पहले उनका तरीका था कि मतलब कोई ऐसी मरती हुई कंपनी ढूंढो जो बहुत ज्यादा सस्ती मिल रही हो, जैसे सड़क पर पड़ा सिगार का आखिरी टुकड़ा, जिसमें बस एक आखिरी कश बाकी हो। हाँ, उसे उठाओ, एक कश लो और फेंक दो। मतलब सस्ते में खरीदो, थोड़ा सा मुनाफा कमाओ और बेचकर निकल जाओ। लेकिन आज की बर्कशायर तो ऐसी बिल्कुल नहीं लगती। वो तो कंपनियों को ऐसा लगता है जैसे हमेशा के लिए खरीदते हैं। ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? ये बदलाव आया चार्ली मंगर की वजह से। उन्होंने बफेट को समझाया कि इस सिगार बट वाले तरीके से आप छोटी मोटी दौलत तो बना सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी नहीं। असली पैसा तब बनता है जब आप एक शानदार कंपनी को ठीक ठाक दाम पर खरीदें, न कि एक ठीक ठाक कंपनी को शानदार दाम पर। उनका वो मशहूर कोट है ना, एक अद्भुत व्यवसाय को उचित मूल्य पर खरीदना एक साधारण व्यवसाय को अद्भुत मूल्य पर खरीदने से कहीं बेहतर है। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद सीज कैंडीज की खरीद थी 1972 में $25 मिलियन में। उस वक्त तो बफेट को ये सौदा बहुत महंगा लग रहा था। बहुत ज्यादा। वो कीमत कंपनी की संपत्ति से 3 गुना ज्यादा थी। बफेट को मतलब रात में नींद नहीं आ रही थी। हाँ। लेकिन मंगर आड़े रहे और देखिए क्या हुआ। उस 25 मिलियन के बाद उन्होंने कंपनी में सिर्फ $40 मिलियन और लगाए। सिर्फ 40 मिलियन? हाँ। और आज तक वो छोटी सी कैंडी कंपनी $1.9 बिलियन से ज्यादा का मुनाफा कमा कर दे चुकी है। अरे वाह। तो वो असल में सिर्फ एक कैंडी कंपनी नहीं खरीद रहे थे। नहीं, वो ग्राहकों के दिमाग में बसी एक मीठी याद खरीद रहे थे, और उस याद की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। यही वो चीज है जिसे बफेट आर्थिक खाई या इकोनॉमिक मोट कहते हैं। खाई? हाँ। सीज कैंडीज के चारों तरफ एक ऐसी अदृश्य खाई थी जिसे कोई और कंपनी आसानी से पार नहीं कर सकती थी। वो थी लोगों की ब्रांड के प्रति वफादारी। इसी वजह से वो हर साल दाम बढ़ा सकते थे और लोग फिर भी खुशी खुशी खरीदते थे। यहीं से बफेट ने सीखा कि असली ताकत प्रोडक्ट में नहीं, ब्रांड की प्राइसिंग पावर में होती है। ये सोचने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। और ये अलग सोच सिर्फ कंपनी खरीदने तक ही सीमित नहीं है। मैंने पत्रों में पढ़ा कि स्टॉक की कीमतों को लेकर भी उनका नजरिया हम सबसे बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल उल्टा। हम और आप चाहते हैं कि हमारा खरीदा हुआ शेयर अगले ही दिन रॉकेट बन जाए। हाँ बिल्कुल। बफेट बेंजामिन ग्राहम का हवाला देते हुए कहते हैं कि अगर आप लंबे समय के लिए किसी बिजनेस में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं तो आप चाहेंगे कि शेयर की कीमत हो सके तो लंबे समय तक कम रहे। जब उन्होंने IBM में निवेश किया तो वो उम्मीद कर रहे थे कि शेयर सालों तक बाजार में खराब प्रदर्शन करे। एक मिनट, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। कोई निवेशक ऐसा क्यों चाहेगा कि उसका खरीदा हुआ स्टॉक गिरे? तर्क बहुत सीधा है, लेकिन हमारी सोच के विपरीत है। सोचिए, अगर IBM का शेयर सस्ता है तो कंपनी अपने मुनाफे से अपने ही शेयर बाजार से सस्ते में वापस खरीद सकती है। जब कंपनी अपने शेयर वापस खरीदती है तो बाजार में शेयरों की संख्या कम हो जाती है और बर्कशायर की हिस्सेदारी बिना एक भी नया पैसा लगाए अपने आप बढ़ जाती है। अच्छा। बफेट इसे उस आदमी के उदाहरण से समझाते हैं जो रोज अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाता है, लेकिन पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर खुश होता है। ये बेवकूफ़ी है ना? अगर आपको जिंदगी भर पेट्रोल खरीदना है तो आप चाहेंगे कि कीमतें कम रहें। निवेश का भी यही हिसाब है। वाह, ये सोचने का तरीका ही पूरी गेम बदल देता है। तो ये अनोखी सोच सिर्फ निवेश तक ही सीमित नहीं होगी। मुझे यकीन है कि जिस तरह से वो कंपनी चलाते हैं वो भी उतना ही अलग होगा।
जैसे उनका बीमा का कारोबार, जो पैसे बनाने की एक अद्भुत मशीन जैसा लगता है। मैंने फ्लोट शब्द बहुत सुना है, लेकिन ये है क्या चीज? फ्लोट को ऐसे समझिए कि बर्कशायर के पास एक बहुत बड़ा गुल्लक है। गुल्लक, हाँ, जिसमें दुनिया भर के लोग अपना पैसा रखते हैं और कहते हैं जब हमारे घर में आग लगेगी या गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तब इसमें से पैसे निकाल लेना। लेकिन जब तक कोई दावा नहीं आता, बफे उस गुल्लक में पड़े अरबों डॉलर के पैसे से अपना दूसरा बिजनेस चला रहे हैं, उसे कहीं और निवेश कर रहे हैं। मतलब दूसरों के पैसे से अपना कारोबार चलाना। हाँ, और सबसे कमाल की बात यह है कि इस गुल्लक को रखने के लिए उन्हें कोई किराया नहीं देना पड़ता, बल्कि क्योंकि उनका बीमा व्यवसाय खुद बहुत मुनाफे में है, तो उन्हें इस पैसे को रखने के लिए उल्टे पैसे मिलते हैं। क्या बात है। 2011 तक ये फ्लोट लगभग $70 बिलियन था और 2013 तक $77 बिलियन तक पहुंच गया। ये बिना लागत की पूंजी का एक विशाल समंदर है जो लगातार बढ़ता रहता है। तो इस विशाल मुफ्त के पैसे से वो क्या करते हैं? पत्रों में पावर हाउस 5 का जिक्र बार बार आता है। ये बर्कशायर के 5 सबसे बड़े गैर बीमा वाले कारोबार हैं। BNSF रेलवे, बर्कशायर हैथवे एनर्जी, इस्कार, वो मेटल कटिंग टूल्स बनाने वाली कंपनी। अच्छा, ग्लुब्रिजॉल केमिकल्स और मार्मोन इंडस्ट्रियल ग्रुप। 2014 में इन पांचों ने मिलकर लगभग $12.4 बिलियन का मुनाफा कमाया था। और फिर 2015 में पावर हाउस 6 बन गए। जी, जब उन्होंने प्रिसीजन कास्ट पार्ट्स को खरीदा। चलिए BNSF रेलवे की बात करते हैं। आज की टेक्नोलॉजी के ज़माने में जब सब लोग सॉफ्टवेयर और इंटरनेट की बात कर रहे हैं, बफेट ने एक इतनी पुरानी उबाऊ सी लगने वाली रेल कंपनी में इतना बड़ा दांव क्यों लगाया? इसमें ऐसा क्या खास था जो बाकी लोगों को नहीं दिखा? ये एक शानदार सवाल है, क्योंकि बफेट ने इसमें वो देखा जो बाकी लोग नहीं देख पाए। पत्रों में BNSF को अमेरिकी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा या कह लीजिए धमनियां कहा गया है। जीवन रेखा? हाँ, जैसे हमारे शरीर में नसें खून को हर कोने तक पहुंचाती हैं, वैसे ही BNSF माल को पूरे अमेरिका में पहुंचाता है। ये अमेरिका के कुल इंटरसिटी माल का लगभग 15% अकेले ढोता है। ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए एक अनिवार्य संपत्ति है जिसे आप दोबारा बना नहीं सकते। और ईंधन का भी कुछ फायदा था शायद? बहुत बड़ा। ये ट्रकों के मुकाबले 4 गुना ज्यादा ईंधन कुशल है। ये एक और तरह की आर्थिक खाई है, एक ऐसा किला जिसे कोई भेद नहीं सकता। एक विशाल रेल कंपनी, दुनिया का सबसे बड़ा बीमा कारोबार, इन सब को चलाने के लिए तो एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट सेना लगती होगी, हजारों कर्मचारी, बड़े बड़े ऑफिस। यहीं पर बर्कशायर का असली जादू सामने आता है। आपको क्या लगता है उनके हेड ऑफिस में कितने लोग काम करते होंगे? हजारों नहीं तो सैकड़ों तो होंगे ही। सिर्फ 25? क्या सिर्फ 25 लोग? ये तो अविश्वसनीय है। आज के दौर में जहां कंपनियों में मैनेजर के ऊपर मैनेजर होते हैं, ये सोचना भी मुश्किल है। इसका मतलब है कि या तो बफेट और मंगर सब कुछ खुद करते हैं या फिर उन्होंने ऐसे लोगों को चुना है जिन पर वे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। अच्छा, बर्कशायर पूरी तरह से विकेंद्रीकरण पर चलता है। वो एक कंपनी खरीदते हैं, उसके CEO को रखते हैं और उसे सिर्फ 2 नियम बताते हैं। बस 2 नियम? पहला, अपने शेयरधारकों के पैसे को ऐसे सुरक्षित रखो जैसे वो तुम्हारा अपना हो, और दूसरा, अगर कोई बुरी खबर हो तो हमें फौरन बताओ। बस। इसके अलावा वो CEO अपना बिजनेस चलाने के लिए पूरी तरह से आजाद है। हेड ऑफिस में कोई HR, कोई PR, कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं है। ये तो कमाल है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे जानबूझकर नौकरशाही और फालतू की मीटिंग से बचने के लिए बनाया गया है। ये भरोसे का स्तर तो मतलब बहुत ही अलग है। लेकिन वो इंसान ही है, गलतियां तो उनसे भी होती होंगी। जी। और पत्रों की सबसे खास बात यह है कि बफे अपनी गलतियों के बारे में खुलकर बात करते हैं। ऐसा करते हुए तो मैंने किसी और CEO को नहीं देखा। बिल्कुल। 2013 के पत्र में वो एनर्जी फ्यूचर होल्डिंग्स नाम की कंपनी में हुए एक निवेश को अपनी बड़ी गलती मानते हैं। उसमें उन्हें $873 मिलियन का नुकसान हुआ। और वो साफ साफ लिखते हैं कि उन्होंने गैस की कीमतों के भविष्य का गलत अंदाजा लगाया था। कोई बहाना नहीं, कोई लीपापोती नहीं। लेकिन मैंने एक ऐसी गलती के बारे में पढ़ा है जिसे वो अपनी सबसे भयानक गलती कहते हैं, कुछ ऐसा जिससे उन्हें सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि उससे कई ज्यादा का नुकसान हुआ। आप डेक्स्टर शू की बात करें? हाँ, डेक्स्टर शू। 1993 में उन्होंने इस जूता बनाने वाली कंपनी को $433 मिलियन में खरीदा। लेकिन उन्होंने ये कीमत कैश में नहीं बल्कि बर्कशायर हैथवे के अपने शेयरों में चुकाई। अच्छा, अपने शेयरों में? जी। और कुछ ही सालों में विदेशी कंपटीशन के कारण डेक्स्टर शू का बिजनेस वो पूरी तरह से ठप हो गया।
उसकी कीमत शून्य हो गई। तो $433 मिलियन का नुकसान हुआ। नहीं, नुकसान उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। असली त्रासदी ये थी कि जो बर्कशायर के शेयर उन्होंने इस बेकार सौदे में दे दिए थे, ओहो, 2014 तक उन शेयरों की कीमत $5.7 बिलियन हो चुकी थी। 5.7 बिलियन। जी, बफेट कहते हैं कि ये उनकी सबसे बड़ी वित्तीय आपदा थी। इससे उन्होंने एक कड़ा सबक सीखा, अपनी कंपनी के अनमोल शेयरों को किसी साधारण कंपनी के लिए कभी मत बेचो। $5.7 बिलियन, ये तो किसी छोटे देश की जीडीपी जितना है। इतनी बड़ी गलती को सबके सामने मानना, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। इतनी बड़ी गलतियों की बात करने के बाद ये बहुत अजीब लगता है कि इन पत्रों में भविष्य को लेकर, खासकर अमेरिका को लेकर, इतना जबरदस्त आशावाद है। हाँ, और ये कोई झूठा आशावाद नहीं है, वो तथ्यों के साथ बात करते हैं। पत्रों में बार बार लिखा है कि अमेरिका के सबसे अच्छे दिन आने वाले हैं। वो याद दिलाते हैं कि 20वीं सदी में अमेरिका ने 2 विश्व युद्ध, एक महामंदी और कई आर्थिक संकट झेले। बिल्कुल। लेकिन इन सब के बावजूद डाउ जोन्स इंडेक्स 66 से बढ़कर 11,497 पर पहुंच गया। ये तो कमाल का आंकड़ा है। 2015 के पत्र में वो एक और शानदार उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि मान लीजिए अमेरिका की जीडीपी सिर्फ 2% की दर से बढ़े, जिसे आजकल कई लोग निराशाजनक मानते हैं। लेकिन जनसंख्या वृद्धि को हटाने के बाद भी ये 2% की वृद्धि एक पीढ़ी में, यानी 25 साल में, हर नागरिक की औसत आय में 34.4% की वास्तविक बढ़ोतरी लाएगी। अच्छा, मतलब कि हमारे बच्चों की जिंदगी हमसे कहीं बेहतर होगी। बिल्कुल। उनका विश्वास अमेरिका के सिस्टम और उसकी उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी में अटूट है। तो इन सब बातों का एक आम इंसान के लिए, जो कोई बड़ा निवेशक नहीं है, क्या मतलब निकलता है? क्या सलाह है? 2013 के पत्र में बफेट ने ये सलाह बहुत साफ तौर पर दी है। हाँ। वो कहते हैं कि एक गैर पेशेवर निवेशक को अगला गूगल या अमेज़न खोजने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये जुआ है। तो फिर क्या करना चाहिए? इसके बजाय उसे बस एक कम लागत वाले S&P 500 इंडेक्स फंड को खरीदना चाहिए। ऐसा करके वो अमेरिका के 500 सबसे बड़े व्यवसायों में एक छोटा सा हिस्सेदार बन जाता है। हाँ। और फिर बस 2 काम करने हैं, लगातार खरीदते रहना है और बाजार के शोर से घबराना नहीं है। बस इतना ही। तो अगर हम इन 5 सालों के पत्रों का सार निकालें तो मुख्य बातें हैं: कंपनी की असली कीमत को पहचानना, सिगार के टुकड़ों की जगह शानदार महल खरीदना, एक ऐसी अनोखी मशीन बनाना जो भरोसे पर चलती हो, और अपने देश के भविष्य में अटूट विश्वास रखना। और हम उस कंपनी की संस्कृति को नहीं भूल सकते। उनकी वार्षिक बैठकें किसी कॉर्पोरेट इवेंट जैसी नहीं, बल्कि किसी मेले या उत्सव जैसी होती हैं। हाँ, मैंने सुना है ओमाहा में बहुत बड़ा मेला लगता है। हजारों शेयरधारक आते हैं। वहां अखबार फेंकने की प्रतियोगिता होती है। बर्कशायर की कंपनियों के सामान की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री होती है। बफेट और मंगर घंटों तक लोगों के सवालों के जवाब देते हैं। ये माहौल एक कंपनी का नहीं, बल्कि एक समुदाय का है, जहां शेयरधारक सच में खुद को मालिक महसूस करते हैं। इन पत्रों को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हमने बर्कशायर की सफलता का राज जान लिया है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, ये पूरा सिस्टम, ये पूरी सोच वॉरेन बफे और चार्ली मंगर की असाधारण काबिलियत पर टिकी हुई लगती है ना? ये तो है। क्या ये जादू उनके बिना भी चल सकता है? क्या एक ऐसा सिस्टम है जिसे कोई भी चला सकता है, या ये पूरी तरह से उन जादूगरों पर निर्भर है जिन्होंने इसे बनाया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ वक्त ही दे पाएगा।